हाय दोस्तों, करण देवी टीचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अगला चैप्टर पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। वायुमंडल पढ़ा दिया है, जलमंडल पढ़ाने को जा रही हूँ। और जल दिवस 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। आज मैं जलमंडल पढ़ाने जा रही हूँ, पूरे जल के बारे में, कौन सी नदियाँ कहाँ पर हैं, सागर झील सब कुछ। और मैं इसका स्थलवाई मैं पढ़ा चुकी हूँ। उसमें महासागर इस प्रकार से बता चुकी हूँ कि 5 महासागर है और कहाँ कहाँ से कौन से हैं। तो महासागर पढ़ा चुकी हूँ। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज मैं कल करती हूँ स्टार्ट जल का पाठ शुरू। और मैं पिछली क्लास डाल चुकी हूँ। दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, जिससे मुझे भी सपोर्ट मिले और आपको भी मिले, जिससे आप पढ़ सको आगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। यहाँ से करते हैं। संघनित होकर बादलों का रूप संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। कौन? ठंडा होने पर जलवाष्प, जो जल है ना, यहाँ से सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा हिम अथवा सहम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। जो हमारा जल है ना पृथ्वी का, वो जल जो पृथ्वी का है वो बाष्पीकरण बन के ऊपर बादलों में चला जाता है और वहाँ से वर्षा के रूप में वर्षण होता है नीचे। तो वर्षा हिम अथवा सहम वृष्टि के रूप में धरती पर समुद्र में वर्षा होती है, वर्षण होता है। इस प्रकार से सम्मानीय संघनन वर्षा होती है। जल चक्र होता है कि पहले गिरता है ऊपर से, फिर ऊपर बाष्प बन के, वो बाष्पीकरण बन के ऊपर बादलों में फिर से जाता है और फिर वही पानी गिरता है वृष्टि के रूप में। तो उसको जल चक्र कहा जाता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे जल चक्र कहते हैं। जिस प्रकार से जल अब चक्कर लगाता है, पहले ऊपर जाता है बाष्प बन के, फिर नीचे गिरता है, फिर महासागरों में आता है बहा के, तो ये सब इसी चक्र को क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था, वही जल आज भी मौजूद है। जिस थल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई करने के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो सकता है जो हरियाणा में सिंचाई के रूप में हम यूज कर रहे हैं, हो सकता है वह पहले सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी का ही पानी हो। ये बताना चाह रहा हूँ। आलवड़ जल के मुख्य स्रोत नदी। आलवड़ जल के मुख्य स्रोत नदी ताल सोते एवं हिमनद है। जो आलवड़, जिसमें नमक नहीं है, जिस जल में, वह जल कहाँ पर है? वह जल नदी ताल, वह जल जिसमें नमक नहीं है, वह जल नदी ताल सोते हिमनद महासागरों एवं समुद्रों का जल। यहाँ तक है केवल नदी ताल सोते एवं हिमनद, इनों में है बगैर नमक का जल, और बाकी नमक वाला जल है महासागरों समुद्रों का जल लवणीय होता है। महासागरों एवं समुद्र होते हैं ना, जहाँ महासागर एवं समुद्र, उनका जल होता है लवणीय, और बाकी नदी ताल स्रोत एवं सोते हिमनद, इनका होता है आलवड़, यानी नमक नहीं होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है समुद्र में और महासागरों में। इस प्रकार से जल चक्र बनता है। देखो, यहाँ से वर्षा होती है, यहाँ पहाड़ों, यहाँ से यहाँ नदी में आ जाती है, सागर में बाष्पीकरण बन के यहाँ से बादलों में फिर चला जाता है। फिर संघनन बनता है यहाँ पर, फिर संघनन बन के होती है वर्षण, वर्षण के बाद वर्षण होने के बाद बाह, यानी बहता है पानी, फिर आ जाता है जल चक्र। इसी को बोलते हैं, यहाँ से आया, यहाँ से आया, इस प्रकार से जल चक्र बोला जाता है। अब यहाँ इसको पढ़ते हैं। चलो, इसमें बता रहा कहाँ सागर है, कहाँ नदी है, कहाँ क्या। चलो पहले एशिया से स्टार्ट करते हैं, वो सबसे बड़ा है। मैं महासागर पढ़ा चुकी हूँ और महाद्वीप पढ़ा चुकी हूँ। इनको आप इसी चैनल पर वीडियो देख सकते हो, डली हुई है, उस पर लिखा है महासागर की वीडियो एवं महाद्वीप की, अलग अलग हैं दोनों। तो आपको डिटेल से मैप के द्वारा समझा दिया गया है, आप वो देख सकते हो। यहाँ पर मैं पढ़ा रही हूँ अब नदी एवं सागर किस प्रकार से। देखो, पहले एशिया में है कैस्पियन सागर, एक है एशिया में कैस्पियन सागर, और एक है ब्रह्मपुत्र नदी,
ब्रह्मपुत्र नदी है, यहाँ से निकलती है भारत में, यहाँ से निकलती है भारत में है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में आ जाती है। गंगा नदी भी भारत से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में आ जाती है। मैं एक दिन नदियों का अलग ही चैप्टर लूँगी जो सारी डिटेल्स में समझाऊंगी कौन नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाके बहती है रुकती है, सब समझाऊंगी मैं। कैस्पियन सागर और ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी ये सब एशिया में बहती हैं। नील नदी अफ्रीका में, नाइजर नदी अफ्रीका में, विक्टोरिया नदी एवं कांगो नदी ये सब अफ्रीका में कितनी चार प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं। नील नदी, नाइजर, विक्टोरिया, कांगो नदी, ये दो ज़्यादा एग्जाम में आती। नील नदी कहाँ से बहती है? अफ्रीका। विक्टोरिया अफ्रीका। और दानुबी नदी ये यूरोप में। और यहाँ पर है अमेजन नदी, मुख्य रूप से अमेजन है दक्षिण अफ्रीका में। और सुपीरियर झील है कहाँ? उत्तरी अमेरिका में। मिसिसिपी नदी भी उत्तरी अमेरिका में है। एवं कैस्पियन सागर है जो है उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका की जो स्थल होता है ना, स्थल यहाँ से जुड़ते हैं, दोनों देश का है जुड़ाव होता ना, वही है कैस्पियन सागर। और फिर उत्तरी अमेरिका में एक और है ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लेव झील, ये भी झीलें बहुत सारी। ड्यूरन झीलें छोड़ो, अभी मैं नदी पढ़ाई हूँ कहाँ कौन सी। हाँ, ऑरेंज नदी भी अफ्रीका में बहुत सारी नदियाँ हैं। नील नदी, नाइजर, कांगो नदी, विक्टोरिया, ऑरेंज नदी। अफ्रीका में केवल एक है अमेजन नदी। और उत्तरी अमेरिका में है सुपीरियर झील नदी एक है। मिसिसिपी नदी है केवल यहाँ पर। एशिया में ब्रह्मपुत्र नदी एवं गंगा नदी, इस प्रकार से नदियों का वितरण है। और इसमें है डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया में। मैंने महासागर पढ़ा चुकी, तो आप जाकर पिछली वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा पूरे महासागरों का पार्ट। फिर स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से तरंगे कैसी उठती हैं सागरों में। तरंगे इस प्रकार से, जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। जब ये महासागर में जल ऊपर उठता है और नीचे गिरता है, ऊपर उठता है फिर यहाँ उठता और गिरता है नीचे, तो उन्हें तरंगे कहा जाता है। आगे ये फैक्ट पढ़ लेते हैं। सोनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सोनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कहाँ? इसके परिणाम स्वरूप, तरंगों के परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं, जिसे सोनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सोनामी 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। 2004 के सोनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सोनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 2014 में सोनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था, जिसके कारण सोनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सोनामी की तरंगों तथा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ था, क्योंकि सोनामी आई थी 2004 में। इस प्रकार से पूरा बहुत सारा उतना पढ़ोगे ना तो आपको फालतू में टाइम गवाओगे। मोस्ट इतना ही है कि सबसे बड़ी सोनामी कब आई थी? 26 दिसंबर 2004 में आई थी सबसे बड़ी सुनामी, वो भी तटीय क्षेत्रों में, महासागर के तटीय क्षेत्रों में आई थी। जैसे यहाँ इतना सा टॉपिक पढ़ लेते हैं। सोनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती हैं। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग उसे स्थानों पर न जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्रित होने लगे थे। इसके परिणाम स्वरूप जब सोनामी की विशाल तरंग आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई। लोग, जब ये सोनामी आई थी 2004 में ये सोनामी आई थी, तब लोग इसको देखकर भागने की जगह वहाँ देखने के लिए खड़े हो गए थे कि किस प्रकार का मंजर है। तो उन्होंने उस देखने के चक्कर में अपनी जानें खो दी। उन्हें नहीं समझ आया कि जितनी बड़ी सुनामी बन जाएगी। फिर है ज्वार भाटा। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। दिन में 2 बार
महासागरीय जल नियम से उठता और गिरता है। 2 बार महासागरीय जल नियम से उठता ऊपर और गिरता है नीचे, उन्हें कहा जाता है ज्वार एवं भाटा। जब सर्वाधिक ऊंचाई पर तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है, जब सर्वाधिक ऊंचाई से उठकर तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसे कहते हैं ज्वार। और जब जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है, तब तट से पीछे चला जाता है, उसे कहते हैं भाटा। अगर जल 2 बार नियम से 2 बार दिन में ऊपर नीचे उठता है तो ज्वार भाटा बोला जाता है। अगर सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर आए, सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर बड़े हिस्से में डुबो दिया गया तट को पानी, तो उसे कहा जाता है ज्वार। और जो पानी आकर भी लौट जाए उसको कहा जाता है भाटा। इस प्रकार से कहा जाता है दोस्तों। फिर आगे हम स्टार्ट करते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जैसे कि सूर्य एवं पृथ्वी, सूर्य एवं पृथ्वी है, सूर्य एवं पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा। जैसे सूर्य और पृथ्वी यहाँ पर हैं, दोनों आमने सामने पड़ रहे हैं और चंद्रमा है साइड में, तो लघु ज्वार भाटा आएगा। एवं सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी, चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा है, तो बहुत बड़ा ज्वार भाटा आएगा, बृहत ज्वार भाटा। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा है और सूर्य और पृथ्वी के इस पूर्व साइड में चंद्रमा है, तब भी बहुत बड़ा ज्वार भाटा आएगा। और लघु ज्वार भाटा आएगा जब पृथ्वी के ऊपर है चंद्रमा, उत्तर साइड में है, तब आएगा। इस प्रकार से ये दिए गए हैं। फिर पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को बृहत ज्वार कहते हैं। सूर्य जैसे पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, तो ये बृहत ज्वार। देखो जी है, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीध में है तो बृहत ज्वार का उत्पन्न होते हैं। बृहत ज्वार जब एक सीध में हो, राइट में वो ऊपर उत्तरी में पड़ जाता है चंद्रमा, तो लघु ज्वार हो जाता है, लघु ज्वार भाटा हो जाता है। जैसे इसमें उच्च ज्वार के दौरान इनमें अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। जो उतार चढ़ाव होता है ना तटों के पास ज्वार भाटे के कारण, उसके कारण कुछ कुछ जगह विद्युत भी उत्पन्न किया जाता है, यानी लाइट को भी उत्पन्न किया जाता है उस जगह पर। और महासागरीय धाराएं इस प्रकार से हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती है, तो लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जलधाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं होती हैं। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जलधाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं होती हैं। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं होती हैं, लेब्राडोर महासागरीय शीत धाराएं होती हैं, शीत जलधाराएं होती हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये है, इस मैप में धाराएं दी गई हैं। देखें जैसे कि यहाँ से लेब्राडोर धारा, ये है लेब्राडोर धारा महासागरीय धारा, ये शीत होती है। जो लेब्राडोर धारा है ये शीत होती है, मैंने अभी पढ़ा है ना शीत कौन सी, लेब्राडोर धारा शीत होती है। और अलास्का धारा अमेरिका के इधर पश्चिम में अलास्का धारा, और फिर है कैलिफोर्निया भी धारा है वहाँ अमेरिका के पूर्व पश्चिम में, सॉरी उत्तरी विषुवतीय धारा, यानी जो विषुवतीय निकलती ना इससे उत्तर में उत्तरी विषुवत धारा और दक्षिण में विषुवत विपरीत धारा। इस प्रकार से इधर बीच में है अटलांटिक महासागर के पास गल्फ स्ट्रीम जो गर्म होती है। कैनरी धारा, ब्राजीलियन धारा, फॉललैंड धारा, हम्बोल्ट पेरू धारा एवं वेनेजुएला धारा, वेनेजुएला पेपर में आती है अधिकतर, जो अफ्रीका के दक्षिण में स्थित है वेनेजुएला धारा। और ओगलास धारा भी अफ्रीका के दक्षिण में स्थित है। इस प्रकार से इस साइड बहुत सारी धाराएं हैं जो पश्चिम में, पूर्व में ना होकर, पूर्व में बहुत कम है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा है पश्चिम में,
पूर्व में भी हैं। कौन सी क्यूरेसियो आयासियो धारा है, बहुत कम इम्पोर्टेंट है, इस साइड की जो बहुत इम्पोर्टेंट धारा है। और हमारे हिंद महासागर के नीचे विषुवतीय विपरीत धारा, दक्षिणी विषुवतीय धारा है। इस प्रकार से धाराएं प्रभावित होती रहती हैं। और इस प्रकार से गर्म, जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। जहाँ दोनों धाराएं मिलती हैं ना, तो वहाँ नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। इस प्रकार से मेरा चैप्टर ये वाला हुआ खत्म। थोड़ा ही था, कुछ ज़्यादा नहीं था। वही था कि तरंगे क्या है, जल किस बारे में, ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो इसके क्वेश्चन आंसर भी लगा लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, 3 ही क्वेश्चन आंसर है, वो भी कर लेते हैं इसके। चलो, वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता कर रहता है, वो कहलाता है जल चक्र। मैंने समझाया था ना कि जो स्वरूप पहले नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, वाष्पीकरण बन के ऊपर जाता है, फिर संघनन बन के नीचे आता है, फिर वर्षण में आता है, फिर नदियों में बाह्य होता है, फिर ऊपर वर्षण बन के वाष्प बन के चला जाता है, तो वो जल चक्र कहलाता है। ये ना, जिस पर जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है, महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे कहते हैं जल चक्र। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं कहाँ? भूमध्य रेखा के निकट, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें 2 बार पड़ती हैं साल में, 2 बार, मोस्ट इम्पोर्टेंट, साल में 2 बार वहीं पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं लगातार 2 ऋतु। इस प्रकार से भूमध्य रेखा के निकट गर्म जलधाराएं पाई जाती हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें ज़्यादा पाई जाती हैं, तो वहीं गर्म जलधाराएं पाई जाएंगी। ये मैं चैप्टर पहले पढ़ा चुकी हूँ, कई पार्ट में पहले पढ़ी है, पहले वाले वीडियो उनमें बता चुकी हूँ कि कहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है, कहाँ से मकर, कहाँ से कर्क रेखा, उनके हिसाब से बता चुकी हूँ कि, और ये भी पढ़ा चुकी हूँ कि किस रेखा पर कितनी बार सूर्य उगता है, कितनी बार, कितने टाइम, और कहाँ कौन कितने टाइम पे उगता है, मैं डेट्स बता चुकी हूँ। इसलिए आप पिछली वीडियोस देख लीजिए जाकर, जिससे आपको अगली वीडियो में बहुत कुछ मदद मिलेगी। पिछली वीडियो देखोगे तो अगली बहुत अच्छे से समझ आएगी आपको। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना कहलाता है ज्वार भाटा, क्योंकि ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, अभी तो पढ़ाया जस्ट, कि दिन बार नियम से महासागरीय जल 2 बार ऊपर उठता है और नीचे गिरता है, तो उसे ज्वार भाटा कहते हैं। और जो सबसे ज़्यादा जल ऊपर उठता है एवं तटों को डुबा देता है, उसे कहते हैं ज्वार। और जो जल आता है और फिर लौट के वापस चला जाता है, उसे कहते हैं भाटा। इस प्रकार से होता है, 2 बार ऊपर नीचे उठे और गिरे तो ज्वार भाटा, और 1 बार आए और तट डुबा दे सीधा तो कहलाता है ज्वार, और अगर आए भी वो लौट के चला जाए, डुबाए ना कुछ, तो उसे कहते हैं भाटा। इस प्रकार से ज्वार भाटा की कहानी है हमारी। तो 3 क्वेश्चन बनते हैं कि ज्वार भाटा, ज्वार एवं भाटा। तो ज्वार भाटा 2 बार गिरे, नीचे ऊपर उठे, नियम से 2 बार डेली, ज्वार भाटा है। और ज्वार सबसे ज़्यादा आए और तट डुबा दे, और फिर भाटा आए और चला जाए, डुबाए नहीं कुछ, तो वो भाटा होता है। इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर होता है यहीं पर ख़त्म। फिर मैं अगले चैप्टर को पढ़ाऊंगी दोस्तों। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए, और जो अभी नए नए आए हैं वो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगली पिछली वीडियो जाकर देख लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आल बटन पर क्लिक कर दीजिए दोस्तों, तो आपको और वीडियो मिल सके, प्राप्त हो सके। मैं पूरी NCERT अभी ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ, आगे और पढ़ाऊँगी, पूरी 12th तक कंप्लीट करूँगी। आप बस सपोर्ट करके रखिए, जिससे मैं भी आपके लिए बहुत से अच्छा कंटेंट तैयार करके लाऊं। इस प्रकार से इसके क्वेश्चन आंसर भी साथ में कराती हूँ, फिर सारी ज्योग्राफी के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर भी कराती हूँ, संपूर्ण ज्योग्राफी के इकट्ठे एक दिन। तो वो पूरी वीडियो एक बार में डालती हूँ। पूरी बुक पूरी हो जाने के बाद, उसके बाद मैं पूरी बुक के क्वेश्चन आंसर डालती हूँ एक दिन, जिससे पूरी बुक पढ़ लोगे। अगर पूरी जितनी वीडियो डाली वो पूरी देख लोगे ना, तो उसके बाद आप वो लास्ट की जो क्वेश्चन आंसर की मुख्य रूप से क्वेश्चन आंसर की वो डालते ना, छोटी सी वीडियो पूरे क्वेश्चन आंसर की, वो आप आराम से खुद ही लगाओगे क्वेश्चन आंसर, और खुद ही लगा के उनके आंसर निकालोगे। तो इसलिए आप पहले पूरी वीडियो देख लीजिए जाके, और फिर क्वेश्चन आंसर लगाइए उसके। और थैंक यू दोस्तों,
और सपोर्ट बनाए रखिए अपना, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, जिससे और सबको पता चले कि NCERT की फुल बुक्स पढ़ाई जा रही है इस चैनल पर, किरण देवी टीचिंग चैनल पर। थैंक यू सो मच गाइस।